है जॉल्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फाइंड की थी, यानी कि उनके फार्मूलाज फाइंड किए थे। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टर्स का हो उस वक्त ज़्यादा है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का हो उस केस में इक्विवेलेंट सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो उसका आंसर आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब फाइंड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कम्पेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, जो कि है जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ की डेफिनेशन है, पहले इसके बारे में यूँ समझें कि आप जब भी हम किसी रजिस्टर में से करंट गुजारते हैं, तो जैसे उस रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो हीट एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जॉल्स के अकॉर्डिंग वो हीट एनर्जी इक्वल है किस चीज़ के, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्केयर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। मतलब इसका ये है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ द चार्जेस, मतलब फ्लो ऑफ द चार्जेस मतलब करंट का फ्लो, is equal to product of the square of the current, resistance R and time interval T, जिसमें चार्जेस जितने ड्यूरेशन में चार्जेस ने मूव किया सर्किट में, ठीक है। इन तीन चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी रजिस्टर के अंदर, यानी कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई जो करेंगे ना तो वही हीट एनर्जी आएगी। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो है यही फार्मूला ड्राइव करना, ठीक है। जॉल्स लॉ के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यही फार्मूला डेरिवेशन होती है जो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको ड्राइव करते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाई है, फर्स्ट करिए कि ये रेजिस्टर है R, इसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि करंट मूव कर रहे हैं, करंट पास आउट हो रहा है। हमने यहाँ पर ये सोर्स अप्लाई किया है, करंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब हम ये जानते हैं करंट के गुजरने से यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसका हमने फार्मूला देखना है कि हीट एनर्जी किसके इक्वल है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं, वर्क को W से और चार्ज को Q से, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज है ना पोटेंशियल का फार्मूला। हम वर्क को इधर रहने देंगे और Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, Q डॉट V हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो वर्क है, ये वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो हीट एनर्जी के इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क की जगह पर हमने हीट एनर्जी लिख दिया और ये Q डॉट V वैसे लिख दिया है, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो Q चार्ज है, ठीक है, करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, मालूम है हमें। तो Q इधर रहने दें और T को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो I डॉट T इज इक्वल टू Q हो जाएगा। अब जो Q की वैल्यू बनी है उसको आपने यहाँ Q की जगह पर पुट कर देना है, IT, यानी कि एनर्जी किसके, हीट एनर्जी इक्वल टू Q डॉट V है ना, तो Q की जगह पर क्या किया, I डॉट T पुट कर दिया, और ये V वैसे आगे साथ, यहाँ पर एनर्जी लिखती है सिंपल। अब ओहम लॉ की तरफ चलें, तो ओहम लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ V की जगह पर हमने क्या किया, IR पुट कर दिया, बाकी एक्सप्रेशन वैसे रहने दी है, ये भी वैसे I डॉट T लिखा, V की जगह पर IR आ गया और ये हीट एनर्जी वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब I को I से मल्टीप्लाई करें, I स्क्वायर R एंड T, तो ये हमारे पास हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। दो चीज़ें हमने, दो फार्मूला अप्लाई किए हैं, एक पोटेंशियल वाला और एक हमने अप्लाई किया है ओहम लॉ, ठीक है। इससे पहले करंट की डेफिनेशन से फार्मूला जो बनता है वो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब ये जो जॉल्स लॉ है, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप जानते हैं कि जो आयरन वगैरह है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, वो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर रेजिस्टर लगाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फैन वगैरह है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वायर्स के थ्रू फैन तक पहुँची है, वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि मूवमेंट आती है उसमें, ठीक है। इसी तरह बल्ब है, तो बल्ब हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो हमें जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हम ज़्यादा रेजिस्टर्स में लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, हाई रेजिस्टर लगाया जाता है। वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो जो स्त्री है, आयरन वगैरह, ठीक है, जो जिनसे हम हीट लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, उनके अंदर रजिस्टर वैल्यू ज़्यादा होती है। वो उनका उसका फंक्शन ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आयरन इलेक्ट्रिक हीटर है, इसकी जो समझे कि एप्लीकेशन में है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हमने जॉल्स लॉ कवर किया, अब इलेक्ट्रिक पावर हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, पहले तो आपने सिंपल पावर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि पावर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, ठीक है। वो मैकेनिकल केस में हमने मैकेनिकल वर्क वहाँ पर होता था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिडर होगी। हम जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क क्या है यहाँ पर, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये तो बेसिक फार्मूला है। हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमने 3 फार्मूलाज ट्राई करने हैं पावर के, और ठीक है, उन 3 फार्मूलाज के लिए हम यही बेसिक फार्मूला स्टार्ट से लेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम हमें मालूम है। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल किस चीज़ के इक्वल होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क को इधर रहने दें और क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, वर्क क्यू डॉट वी के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर वर्क की जगह पर हम क्या लिख लिया, हमने क्यू डॉट वी डिवाइड में टी हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू क्यू डॉट वी डिवाइडेड बाई टी। मैंने टी को इस चक्कर इसके साथ कर दिया, चार्ज के नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हमारा फायदा हो गया ना इससे। क्यू डॉट टी डॉट वी, हमें मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इसलिए क्यू बाई टी की जगह पर हमने क्या लिखा, करंट, आई डॉट वी, तो पी इज इक्वल टू आई वी बन गया। ये पावर का हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हमें पावर का एक और फार्मूला ड्राइव करना है। तो ओम लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। पावर का जो फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था, P इक्वल टू आई वी, आई वैसे लिखें और V की जगह पर क्या करें, आई आर पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर डॉट आर, क्योंकि आई डॉट आई स्क्वायर डॉट आर हो जाएगा। ये हमारे पास P इक्वल टू आई स्क्वायर डॉट आर, ये हमारे पास पावर का एक दूसरा फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब हमें आखिर एक और फार्मूला ड्राइव करना है और इसी से लिखेंगे P इक्वल टू आई वी, ओम लॉ ही लगाया V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। हमने यहाँ पर आई की वैल्यू पुट की है, वी बाई आर डॉट वी, ये वैसे आ गया, वी को वी से मल्टीप्लाई करें तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो पावर किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये हमने पावर की, इलेक्ट्रिक पावर के तीनों फार्मूलाज टाइप कर लिए और ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है। जब आपको डाटा गिवन होगा तो आपके माइंड में ये तीनों ये जो चार फार्मूलाज हैं आपके माइंड होने चाहिए, जो डाटा पर एडजस्ट करेगा वही फार्मूला आपने लगा लेने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करें कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। पहले तो आप ये बताएं कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है या पावर का यूनिट है। देखिए बच्चे, किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है। वो आप कैसे कह सकते हैं, तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ से हिंट है कि किलोवाट आवर इक्वल टू जॉल लिखा हुआ है, तो जो यूनिट इधर होना ना वही यूनिट इस साइड पर भी होना है। तो मतलब ये जॉल किसका यूनिट है, एनर्जी का, तो मतलब ये भी एनर्जी का यूनिट है, समझ आ रही है ना। तो कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी का है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किलोवाट आवर है, ठीक है। जो हम घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है, ठीक हो गया, वो जॉल्स में मेजर नहीं होती। तो इन्होंने कहा है कि आप ये प्रूव करें कि इसके इक्वल है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। ये प्रूव करने के लिए आपने लिखा 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होगा और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। अब हम इधर लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट की जगह पर 1000 वाट और 1 आवर की जगह पर 3600 सेकंड्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो 36, ये हमारे पास 3 और 2 5 zeros लग जाएंगी और इसका यूनिट वाट और ये सेकंड साथ लग गए, ठीक हो गया। अब क्या करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो डेसिमल को यहाँ से मूव किया और यहाँ पर लिख दिया है, तो 3.6 10 6, क्योंकि 6 डिजिट डेसिमल को मूव कराया तो पावर प्लस का 6 आ जाएगी, यहाँ से इस साइड में मूव कराएं, वाट डॉट सेकंड। अब वाट और सेकंड, वाट डॉट सेकंड ये किसका यूनिट है, ये देखने के लिए आप पावर का बेसिक फार्मूला लिखें, P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। अब आप क्या करें कि वर्क इधर आने दें और टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वर्क इज इक्वल टू P डॉट टी बन जाएगा। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। सो वाट सेकंड इक्वल टू किसके आ जाएगा, वर्क का यूनिट जॉल, तो जॉल के इक्वल आ जाएगा, यानी कि वाट सेकंड इज इक्वल टू जॉल। तो यहाँ पर हमने वाट और सेकंड की जगह पर क्या लिख दिए, जॉल। और 10 6 प्रीफिक्स है जो कि मेगा के इक्वल है,
सो 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये प्रूफ हो गया।